पंचायती राज भाग 3। पहले सेक्शन में, पहले भाग में हमने पंचायती राज के ऐतिहासिक स्वरूप को समझा था, भारत में कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके अंतर्गत हमने लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपिन, उसके बाद 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जवाहरलाल नेहरू, और वो सब हमने बात पहले सेक्शन में की। दूसरे सेक्शन में हमने समितियों की बात की, जिसमें हमने चर्चा की बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राय, एल एम सिंघवी, गाडगिल समिति, थुंगन समिति, इन समितियों की हमने चर्चा की। तो उन्हीं समितियों के द्वारा जो जो प्रस्ताव दिए गए अपने स्वरूप में, उनको सम्मिलित करके एक अधिनियम बनाया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान में संशोधन किया गया 1992 में, और 1993 में 24 अप्रैल को यह लागू हो जाता है। भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 क ए टू ओ इसका प्रावधान है। तो आज हम 73वें संविधान संशोधन को समझेंगे। इसके अंतर्गत मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं। 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी निकाय के संबंध में बात करता है, और ग्रामीण निकाय, जिसके अंतर्गत आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 स्तर हैं। सर्वोच्च स्तर इसमें जिला पंचायत है। तो त्रिस्तरीय इस तरह से हम बात करते हैं इसके संबंध में। तो शुरुआत करते हैं 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। हम जानते हैं कि राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो पंचायती राज जब संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन, तो ये तो राज्य सूची का विषय है, इस पे संशोधन कर दिया गया है। तो अब क्या होगा? संसद जब कोई राज्य सूची के विषय पर कोई चेंजेस करती है, कोई संशोधन करती है, तो वो क्या करती है, उसकी राय फिर ली जाती है राज्यों से भी। तो 17 राज्यों द्वारा इसको अनुमोदित किया गया, 17 विधानमंडलों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया, और उसके साथ 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाता है। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। सूचियां 3 तरह की होती हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। प्रारंभ में 97 विषय आते थे संघ सूची में, 100 विषय, 100 विषय वर्तमान में है, जिसमें से प्रमुख विषय रक्षा, विदेश, युद्ध, संधि, जनगणना, डाक, टीवी, रेल, ये विषय संघ सूची के हैं। इसी तरह राज्य सूची में 66 विषय शुरुआत में थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। लोक सेवा, कृषि, वन, जिसे बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची का अंग बना दिया गया। कारागार, पुलिस, सिंचाई, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं, और वन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में 47 विषय थे शुरुआत में, अब 52 विषय हैं। संघ और समवर्ती सूची में विषय बढ़े हैं, राज्य सूची में विषय कम हुए हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, समाचार, शिक्षा जैसे विषय आते हैं। 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, तो 1976 में आया था। इस समय पे इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। बहुत सारी जगह पे संविधान के अंतर्गत संशोधन किया गया, उद्देशिका में भी संशोधन किया गया है। तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, लघु संविधान भी कह देते हैं 42वें संविधान को। ध्यान रखने वाली बात है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, पशु सुरक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि अगर पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो इस पर कानून बनाएगा कौन? कानून बनाएगा राज्य बनाएगा। कानून तो राज्य ही बनाता है अभी भी पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज हर जगह एक जैसा नहीं है ना, त्रिस्तरीय थोड़ी है पूरे भारत में पंचायती राज। अधिकतम स्टेट्स में त्रिस्तरीय है, लेकिन सभी जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जो कि नक्सलाइड एरियाज हैं, जहां पे जनजातियां रहती हैं। तो उन जनजातीय क्षेत्रों में तो पंचायती राज है भी नहीं, जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पंचायती राज है ही नहीं। इसके अलावा 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, 1 स्तरीय। तो ये कैसे गठन हुआ इनका? त्रिस्तरीय क्यों नहीं है पूरे देश में? इसीलिए नहीं है क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। राज्य को संशोधन करने का इस पे अधिकार है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा संसद इसे लेके आई। जब राज्य कार्यपालिका के क्षेत्र में संसद संविधान संशोधन करती है, तो राज्य सरकारों से पूछना जरूरी होता है। तो राज्य कार्यपालिका के क्षेत्र में संशोधन होगा ना, इसमें कानून बन रहा है ना, राज्य कार्यपालिका के क्षेत्र में कानून बना रही है संसद, तो इसीलिए राज्यों से पूछना भी आवश्यक होता है। अभी रिसेंटली कृषि बिल आया था एक, तो कृषि बिल में सेंटर ने क्या कर दिया था, खुद ही उस पर कानून बना दिया था। बाद में तो वापस भी ले लिया गया था। तो कृषि संबंधी विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ये राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्यों को बिना पूछे कानून बनाने का प्रयास किया गया था। देश की 17 विधानमंडलों ने इसे पारित किया। किसे? 73वें संविधान संशोधन ने। 73वें संविधान संशोधन को 17 विधानमंडलों ने पारित किया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, हम जानते हैं ये समयकाल चल रहा है हमारे पीवी नरसिम्हा राव, उनका समयकाल चल रहा है, तो प्रधानमंत्री वो है, और राष्ट्रपति जो है जिन्होंने इसे पारित किया, शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने मंजूरी दे दी। 73वें संविधान संशोधन को के प्राविधान किया गया 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया।
24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। पहला राज्य जहां कानून बनने के बाद ये लागू हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स से गलत कर देते हैं, नागौर लगा के आ जाते हैं। राजस्थान का नागौर एक ट्रायल है जिसमें कानून ही नहीं बना है तब 1957 में, 1959 में, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। जेल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों को उस पर ट्रायल किया। तो सबसे पहले नागौर में कानूनी व्यवस्था से संविधान के चेंजेस के बाद जो लागू हुआ है वो हुआ है कर्नाटक में। संविधान में चेंजेस से पहले राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में। तो सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में 2010 से सेलिब्रेट किया गया। मनमोहन सिंह की सरकार थी और यह डिसाइड किया गया कि पंचायती राज दिवस का जो 24 अप्रैल का दिन होगा उस दिन प्रधानमंत्री भारत की सभी ग्राम पंचायतों से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, साथ ही बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत का अवार्ड भी दिया जाएगा। इसी दिन दिया जाता है 24 अप्रैल को। आगे चलते हैं, विशेषता क्या है 73वें संविधान संशोधन की। एक तो पहली बात यह कि इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दे दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। सबसे बड़ी विशेषता यही है। संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 क से 9 तक पंचायती राज का प्रावधान किया गया। पंचायती राज को अनुसूची 11 में डाल के उसको 29 विषय दिए गए। अभी हमने विषयों की बात की ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत जो विषय हैं, जैसे कुछ विषय कृषि, भू विकास, लघु सिंचाई, इस तरह के 29 विषय। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट विषय लिखे हैं क्योंकि अक्सर यहां से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। एक अच्छे पेपर में इस तरह के सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब कि निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज में अनुसूची 29 के अंतर्गत नहीं आता। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखना है। कृषि, भू विकास, लघु सिंचाई, पशु, मत्स्य पालन, वानिकी, सामुदायिक वानिकी। एक पर्टिकुलर एरिया में एक गांव द्वारा, एक ग्राम सभा द्वारा एक लैंड को सामुदायिक रूप से विकसित किया जाएगा एक वन के रूप में, ताकि वहां से जलाने वाली लकड़ी ईंधन के रूप में, फलों की प्राप्ति, पशु चारा, ये सब, और प्रकृति को उससे लाभ हो। तो सामुदायिक वानिकी का कॉन्सेप्ट। लघु उद्योग, खादी कुटीर, पेयजल, ईंधन चारा, सड़कें पुलिया, ग्राम विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार मेले, स्वच्छता, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांगों के लिए, SC ST कल्याण, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो 29 विषय, इसी तरह के टोटल 29 विषय हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट विषय है। उत्तराखंड में क्या हुआ था? उत्तराखंड में 2016 तक 17 मार्च 2016 को विधेयक आता है। 17 मार्च 2016 को पंचायती राज विधेयक आता है, जो कि 4 अप्रैल 2016 को पारित हो जाता है और उत्तराखंड में अपना खुद का पंचायती राज अधिनियम स्थापित हो जाता है। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के भाग थे, तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज नियमावली चल रही थी उसी को हम फॉलो कर रहे थे। तो वर्ष 2002-2003 में हमने क्या किया, इन 29 विषयों में से 24 विषय अपने राज्य में इंप्लीमेंट किए। 24 विषय लिए और उनके तहत पंचायतों में विकास कार्य किया गया। काम क्या है? स्वशासन का काम है, विकास में भागीदारी बनानी है लोगों की, स्थानीय लोगों की। कैसे विकास में? इन क्षेत्रों के विकास में, जो कि 29 विषय जो दिए गए हैं। तो पहली बात यह हो गई, विशेषता में वैधानिक दर्जा दिया गया और 29 विषयों के अंतर्गत ये सब आया। उत्तराखंड में क्या चेंजेस रहे ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। उत्तराखंड और देश का साथ में लेके चल रहा हूं। दूसरी चीज, एक स्तर से 4 स्तर की व्यवस्था इसमें की गई, क्योंकि हर स्टेट एक जैसा नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुरूप वहां पे पंचायती राज को स्टैब्लिश किया गया है। तो एक स्तरीय जम्मू कश्मीर, केरल और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में एक स्तरीय है, जबकि नागालैंड, पूर्वोत्तर, मणिपुर और मिजोरम, इनमें पंचायती राज की कॉन्सेप्ट है ही नहीं। 3 राज्य जो जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा का 90% हिस्सा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें हम ग्राम स्तर और जिला स्तर 2 हमने बात की थी। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन महाकुमा करके वहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो हमें देखने को मिलेगा। सिलीगुड़ी एक क्षेत्र है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी भारत का चिकन स्नैक। जैसे होर्मुज का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं ना, होर्मुज में बहुत कम जगह है। ऐसे भारत का पूर्वोत्तर से जुड़ने के लिए एक बहुत पतला सकरा रास्ता है 4 से 5 किलोमीटर का, जिससे पूरा भारत जो है नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। उसको हम चिकन स्नैक कहते हैं। तो चिकन मतलब मुर्गी का गला पतला सा होता है ना। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही क्षेत्र, सिलीगुड़ी। और दूसरा दार्जिलिंग। यहाँ 3 स्तरों के अलावा एक स्तर क्या है? एक स्तर
एक स्तर महाकुमा का कॉन्सेप्ट भी है, महाकुमा एक स्तर ये भी है। तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो 1 से लेके 4 स्तर तक पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 243 क, ग्राम सभा की शक्ति और कार्य, कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या ग्राम समूह जिसके अंतर्गत संबंधित ग्राम समूह के सभी लोग जिनके नाम मतदाता सूची में हैं वो ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को जरा समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत वो क्षेत्र है, ग्राम पंचायत मतलब एक या एक से अधिक गांवों का भौगोलिक क्षेत्र ग्राम पंचायत। ग्राम सभा उस भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक जो गांव, हमने गांव को जोड़कर एक पंचायत बनाई, उस भौगोलिक क्षेत्र में कुल मतदान करने वाले लोग जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित है ग्राम सभा बनाती है। तो ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है और ग्राम पंचायत एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। आगे, पंचायत राज्यों की जनसंख्या का 20 लाख से अधिक होने पर 3 स्तर। अच्छा, राज्यों की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पर 3 स्तर बनाए जाएंगे। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर 2 स्तर बनाए जाएंगे। ये बात है। इसके अलावा ग्राम पंचायत को थोड़ा समझें। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ना, तो ग्राम पंचायत को जरा समझें। ग्राम पंचायत में जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं 500 मिनिमम लोग उस क्षेत्र के होने चाहिए या मैक्सिमम 2000 लोग होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो है 500 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 2000 लोग पर्वतीय क्षेत्र में एक ग्राम सभा को बनाने के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में 500, मैक्सिमम 2000। मैदानी क्षेत्रों में 1000 मिनिमम और मैक्सिमम 10,000। इसमें ग्राम सभा का गठन किया जाता है मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में। ग्राम सभा का जो प्रमुख होता है वो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया भी कह देते हैं उसे। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत संरचना ग्राम पंचायत की, और इसका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो कि मतदाता सूची में जिसका नाम अंकित है वो इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेगा। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं। हर एक ग्राम पंचायत को मतलब अलग अलग गांवों को जोड़कर एक गांव पंचायत बनाई गई है। इस ग्राम पंचायत को जनसंख्या के आधार पर वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मिनिमम जो है, अगर 1000 की जनसंख्या है उस पूरे ग्राम पंचायत की तो 7 वार्ड बनेंगे। इसी तरह अगर 1000 से ऊपर 2000 तक की जनसंख्या है तो 2000 तक की जनसंख्या है तो उसमें 9 वार्ड बनेंगे। ऐसे ही 3000 तक की जनसंख्या है तो 11 वार्ड बनेंगे। 5000 तक की जनसंख्या है तो 13 वार्ड बनेंगे और 5000 से ऊपर है तो 15 वार्ड। ये ध्यान रखना है। वार्ड मेंबर बनते हैं ना, मिनिमम वार्ड मेंबर 7 बन सकते हैं, मैक्सिमम वार्ड मेंबर 15 बन सकते हैं और 5000 से ऊपर की जनसंख्या होनी चाहिए उसके लिए। तो ग्राम पंचायत में होता क्या है? ग्राम पंचायत का काम होता है इन विषयों को लेकर गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण करना, पेयजल की सुविधा, मेले। अच्छा, ये कर वगैरह वसूलने की पावर भी होती है ना, हाट या मेले लगते हैं तो उनसे कर वसूला जाता है। छोटे मोटे मेले लगना, उसमें कर वसूलना। इसके अलावा फौजदारी और दीवानी मामले भी होते हैं जिसे हम ग्राम कोर्ट भी कहते हैं। तो ग्राम कोर्ट के तहत, जैसे बिहार एक राज्य है, उसने ई डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट करके एक वेबसाइट शुरू की है जिसमें सरपंच को और पावर होती है कि वो छोटे मोटे जैसे 1000 रुपए तक के मामलों की जुर्माना लगा सकता है। 1000 रुपए तक के मामलों में जुर्माना लगा सकता है। उससे ऊपर के मामले फिर चले जाते हैं सिविल न्यायालयों में। और क्या बात है, इसके अलावा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ग्राम पंचायतों में, अच्छा, ग्राम पंचायतें साल भर में 4 बैठकें करना इसको अनिवार्य होता है। 4 बैठकें कब कब होंगी? 4 बैठकें एक तो 26 जनवरी को हो जाएगी, दूसरी 1 मई को हो जाएगी, तीसरी 15 अगस्त को हो जाएगी, चौथी हो जाएगी 2 अक्टूबर को। तो 4 बैठकें करना अनिवार्य होता है। इन बैठकों में जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति 1/5 होना चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। एक तो या तो वो गणपूर्ति हो टोटल गांव की जनसंख्या का 1/5, या फिर दूसरी चीज ये है, या फिर क्या हो, टोटल जितने परिवार हैं उन परिवारों का हाफ करके, टोटल परिवार तो कम होंगे ना, जनसंख्या ज्यादा होती है, परिवार कम होते हैं। किसी परिवार में 10 लोग होंगे, किसी परिवार में 5 लोग होंगे, किसी परिवार में 2 लोग होंगे। तो इस तरह 2 आधार हैं इसकी गणपूर्ति के। बैठक में गणपूर्ति, तो बैठक में 1/5 होनी चाहिए बैठक करने के लिए जनसंख्या के आधार पर। अगर ऐसा नहीं है तो टोटल जितने परिवार हैं उस ग्राम पंचायत में, उसके आधे में उसका हाफ, जैसे 10 परिवार हैं तो 5 परिवारों के प्रतिनिधि, जो उनका मेन मेंबर है परिवार का, वो उपस्थित रहना चाहिए। अगर 10 परिवार हैं टोटल गांव में तो इसमें अगर 10 का आधा 5 और 5 के 5 मेंबर, तो 5 मेंबर उसमें उपस्थित रहने चाहिए। या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ये बैठकों का कॉन्सेप्ट है।
ग्राम पंचायतों की। और क्या करती है ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के और काम है, मिनिमम ये बात मैंने कर ली, मिनिमम जो है उसमें 7 वार्ड होते हैं, मैक्सिमम वार्ड कितने बनते हैं? मैक्सिमम वार्ड बनते हैं 15। स्थानीय मेले और हाट में शुल्क वसूल करना। और सिंचाई पेयजल, ये वाली बात थी हमारी, सिंचाई और पेयजल, लघु सिंचाई और पेयजल, इसमें भी कर लगाया जा सकता है अगर सुविधा दी जा रही है। 1 रुपया नल से जल, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ना राज्य के अंदर, तो देश के अंदर ही चल रहा है, तो 1 रुपया जल से नल, तो टैक्स वसूला जा रहा है उसके तहत। अगली और चीज, मतदान करने की उम्र किसी के 18 साल होती है, वयस्क मताधिकार इसमें होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मैं कह रहा हूं, तो हर एक आदमी यहाँ पे क्या करेगा? 18 साल का चुनाव में भाग लेगा, चुनाव मतदान करने के लिए भाग लेगा। लेकिन मतदान में खड़े होने का अधिकार 21 वर्ष में, 21 वर्ष की उम्र में इन तीनों, चाहे वो ग्राम स्तर हो, खंड स्तर हो, जिला स्तर हो, जो प्रतिनिधि है वो 21 वर्ष का होना चाहिए। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मतदान करेगा प्रधान के चुनाव के लिए। स्थानीय मेले और हाट से शुल्क वसूली, तो मोटी मोटी चीजें यही है इसके अंतर्गत। जो ग्राम पंचायत है उसके ये काम रहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। पहली बैठक मैंने बताई, जो भी पहली बैठक होगी उससे लेके 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होगा। अच्छा, ये तो हो गया प्रतिनिधि, यहां पर ग्राम का प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया। इसको असिस्ट करने के लिए ग्राम में विकास के कार्यों की रूपरेखा तैयार करने का काम किसका होता है? वीडीओ, वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी वह सरकारी कर्मचारी है जो कि उत्तरदायी है गांव में विकास कार्यों में, जो प्रधान है, मुखिया है, सरपंच है, उसके लिए लिखा पढ़ी का काम करने के लिए, उसके रूपरेखा तैयार करने के लिए। तो ये हो गया ग्राम स्तर, सबसे निचला स्तर है ग्राम स्तर। उसके बाद खंड या ब्लॉक स्तर आता है, जिसमें क्षेत्र पंचायत जिसे हम बोलते हैं। तो क्षेत्र पंचायत में क्या होता है? क्षेत्र पंचायत का कॉन्सेप्ट ये है कि 20 इसमें क्षेत्र होते हैं, 20 सदस्य इसमें चुने जाते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के लिए कॉन्सेप्ट अलग है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर 20 व्यक्ति क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं। वही क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्षेत्र पंचायत सदस्य जो चुने गए हैं जनता द्वारा वो चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रमुख को किस तरह से चुना जाता है? क्षेत्र पंचायत प्रमुख को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में 25,000 पर, और मैदानी क्षेत्रों पे 50,000 की जनसंख्या पर, मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर कितने व्यक्ति चुने जाएंगे? 20 व्यक्ति चुने जाएंगे। तो ये है क्षेत्र पंचायत का कॉन्सेप्ट। इसमें 6 प्रकार की समितियों का उल्लेख है। 6 प्रकार की समितियां जो कि विकास कार्यों को प्रबलता से करेंगी। बेसिक काम में एक बार आपको समझा दूं कि क्या काम है पंचायती राज में तीनों स्तरों का। 3 स्तर है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तो ग्राम स्तर में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना काम होता है। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और रणनीति को पहचानना ग्राम का काम है। खंड का क्या काम है? खंड का काम है ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार, और फिर उसे ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना, और फिर उस योजना को जिला पंचायत के सामने रखना, प्रस्तुत करना, जिला परिषद के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, जिला परिषद के सामने, जिला पंचायत के नहीं, जिला परिषद के सामने। जिला परिषद को लीड करने वाला डीएम होता है, तो उसके सामने रखना। और जो जिला पंचायत का काम है, जिला पंचायत का काम समन्वयक और पर्यवेक्षक का होता है। समन्वयक और पर्यवेक्षक का काम किसका है? जिला पंचायत का है। तो ग्राम हमारा हो गया था, खंड पे हम बात करें थे, मतलब क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत में मैंने आपको बताया पर्वतीय क्षेत्रों में 25,000 की जनसंख्या पर 20 सदस्य, और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्य क्षेत्र पंचायत के होते हैं। वही आयु का कॉन्सेप्ट सबका सेम है कि मतदान करने की उम्र होगी 18 और चुनाव लड़ने की होगी 21 वर्ष। 6 प्रकार की समितियां होती हैं विकास कार्यों के लिए। एक होती है विकास समिति। किसी गांव में अगर विकास करना है तो क्या क्या जरूरी है? विकास करने के लिए जरूरी है, पहली चीज विकास करना है तो विकास समिति। दूसरी चीज शिक्षा होनी जरूरी है। तीसरी चीज जल की उपलब्धता जरूरी है, तो पीने का स्वच्छ जल। तीसरी चीज वहां पे निर्माण होना चाहिए, निर्माण कार्य होना चाहिए। शिक्षा हो गया, पेयजल हो गया, निर्माण हो गया, स्वास्थ्य, तो जन कल्याण और स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। कितनी हो गई? 4 समितियां, 5 समितियां हो गई। एक समिति होगी हमारी विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, इसके अलावा पेयजल समिति, निर्माण समिति, और अगली होगी प्रशासन समिति। तो 6 समितियां ये इस स्तर पे भी काम करती हैं, और जिला स्तर पे भी यही समितियां, 6 समितियों के गठन का प्राविधान है।
अगली चीज, क्षेत्र पंचायत की गणपूर्ति अगर बैठक करनी है तो क्षेत्र पंचायत, जैसे हमने ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/5 किया था, क्षेत्र पंचायत की गणपूर्ति में जैसे पहली बैठक हुई 1/3 है इसका प्रावधान, पहली बैठक में 1/3 लोग उपस्थित नहीं हुए मानो, दूसरी बैठक में फिर 1/3 की उपस्थिति अनिवार्य है, उसमें भी 1/3 उपस्थित नहीं होते, तो फाइनली फिर 1/5 का कॉन्सेप्ट है, 1/3 और 1/5। यही कॉन्सेप्ट जिला पंचायत में भी है। पहली गणपूर्ति मतलब बैठक के लिए 1/3 1/5, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक में 1/5 कर देंगे उसे, अगर जनसंख्या इतनी उपस्थित बैठक में नहीं हो रही है तो ये बात हो गई इसमें। अब ये जान लेते हैं कि इसका प्रमुख कौन है। प्रमुख होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और इसे कहते हैं क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख जिसे हम कहते हैं, तो ये होता है। और इसको असिस्ट करने के लिए इसका सचिव कौन होता है, जैसे ग्राम का सचिव था बीडीओ, ब्लॉक का सचिव है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद चलते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत सबसे ऊपरी निकाय है, इसका अध्यक्ष चेयरमैन भी कहलाता है और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं चयनित। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो चयनित करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को। जिला पंचायत के लिए उम्र का वही कॉन्सेप्ट है, 18 साल की उम्र में मतदान करेगा, 21 साल की उम्र में लड़ सकता है चुनाव को। 6 समितियां इसमें भी मैंने बात कर ली, वही 6 समितियां इसमें भी काम करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। इसके अलावा 6 प्रकार की समितियां और इसकी गणपूर्ति का भी कॉन्सेप्ट 1/3 और 1/5 तीसरी बैठक के लिए। ओके, तो फाइनली जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा वो ये बनेगा कि निम्न में से किस एक पंचायती स्तर पर लोग उस जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य होते हैं। निम्न में से किस एक स्तर पर ये लोग सदस्य होते हैं, तो जिला सबसे ऊपरी स्तर है ये जिला पंचायत। तो लोकसभा किसी उस जिले के, किसी एक जिले के, जिस जिले की अब हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत चंपावत मान लो, तो जिला पंचायत चंपावत के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य जो होंगे, ये 3 मेंबर, ये जिला पंचायत के भी सदस्य होंगे, जिला पंचायत के भी वरिष्ठतम सदस्य होंगे, पदेन सदस्य कहते हैं जिन्हें हम। इनका काम, ये बैठकों में भाग लेंगे, ये मतदान करने का भी अधिकार इन्हें होगा, लेकिन इनका एक अधिकार नहीं होगा कि अविश्वास प्रस्ताव में, मानो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है अध्यक्ष के खिलाफ, जो कि 2 पद ग्रहण करने के 2 साल बाद लाया जाता है और इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य उस जिले के, राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे, बाकी सब में भाग लेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अक्सर सवाल आता है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने 3 स्तरों पे चर्चा कर ली, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। तो संरचना के विषय में बात कहां पे है, आर्टिकल 243 सी में, आर्टिकल 243 गौ में। इसके बाद आरक्षण के संबंध में 243 डी, पंचायतों में आरक्षण के संबंध में। पंचायतों में आरक्षण का कॉन्सेप्ट SC ST, क्योंकि यहां पे बात की थी ना हमारी, जो हमारी जीबी के राय समिति द्वारा इसकी पैरवी की गई थी, तो SC ST मतलब अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और ये रोटेशन पद्धति से होगा। रोटेशन पद्धति से मतलब एक बार सामान्य कास्ट का कोई व्यक्ति होगा, उसका वो चुना जाएगा, उसी के वैसे कोई चुना जाएगा, फिर एक रोटेशन ऐसा चलेगा कि महिलाओं का नंबर आएगा, फिर अनुसूचित जाति जनजाति का नंबर आएगा। तो हर 5 साल में ये रोटेशन के हिसाब से होगा। SC ST के लिए तो ये प्रावधान है आरक्षण का इसमें, लेकिन क्या OBC के लिए है? जी, ऐसी बात है कि विधानमंडल एक अपने विवेक के अनुसार, कोई भी स्टेट की जो विधानमंडल है वो अपने विवेक के अनुसार OBC को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है। तो SC ST OBC कंपलसरी नहीं है, राज्य विधानमंडल के विवेक पर आधारित है। दूसरी चीज, महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया कि 33% महिलाओं को आरक्षण इसमें मिलना ही चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ज्यादातर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं ही उसमें प्रतिभाग करती हैं प्रतिनिधि के तौर पे। तो आरक्षण अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें ये 33% तो इसके तहत है 73वें संविधान संशोधन के तहत। हमारे राज्य में ये 33 नहीं है, हमारे राज्य में तो 50% आरक्षण है 2008 से। वर्ष 2008 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में महिला आरक्षण 50% कर दिया, खंडूरी सरकार थी तब। क्या उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने 50% आरक्षण किया? जी नहीं, पहला राज्य है बिहार, जिसने पंचायतों में महिला आरक्षण
50% किया। बिहार वो पहला राज्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे अर्हता की बात हम कर लेते हैं। अर्हता मतलब योग्यता पंचायती राज चुनाव में खड़े होने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। उम्मीदवार की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। उम्मीदवार का नाम निर्वाचन नामावली में होना चाहिए। वयस्क मताधिकार इसमें होता है, मतलब 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति इसमें मतदान कर सकता है। 5 वर्ष बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का काम ही यही है, मतदाता सूची बनाना और चुनाव का संचालन करना। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के अंतर्गत, 243 के में आता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। तो 8वीं पास होना चाहिए सरपंच को, ये कहा था राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज में शैक्षणिक आधार की बात की थी राजस्थान ने। उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं, कोई संशोधन या फिर कब बना था। तो मैंने अभी बात की आपसे कि 17 मार्च 2016 को हमारा पंचायती राज विधेयक आया, जो कि 4 अप्रैल 2016 को पारित होकर लागू हो गया राज्य में। तो हमें अपना उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम प्राप्त हो गया। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे थे। तो यह अधिनियम लागू हुआ 4 अप्रैल को। फिर उत्तराखंड संशोधन आया, इसमें पंचायती राज संशोधन 2019। इसके तहत कुछ संशोधन किए गए, जैसे 2 से अधिक संतान होने पर उसकी सदस्यता निरस्ती का, या फिर वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता पंचायतों के। जिसके 2 से अधिक, 2 या नहीं 2 से अधिक संतान होगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव जीतने के बाद अगर तीसरी संतान होती है, किसी व्यक्ति की 2 संतान है, वो चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उसकी 3 संतान हो जाती है, तीसरी संतान हो जाती है, क्या वो इस पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उस पद पर सदस्यता के लिए मान्य रहेगा? नहीं, उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी 2 से अधिक बच्चे होने पर। अब एक चीज ये भी आती है कि किसी व्यक्ति के जुड़वा बच्चे हैं, अब क्या उस पर भी ये लागू होता है कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसका एक और बच्चा है, तो 3 बच्चे इस तरह से हैं उसके, तो उस पर लागू नहीं होगा। ये जुड़वा संतान वालों पे लागू नहीं। जुड़वा संतान जिसकी है उसके बाद एक और चाइल्ड अगर उसका है तो उस पर लागू नहीं होगा। दोनों बार जुड़वा बच्चे हैं तो भी ये लागू नहीं होगा, उसकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। जुड़वा संतान वालों पर सदस्यता निरस्ती का कानून नहीं है, केवल उन्हीं पे है जिनके सिंगल चाइल्ड्स हैं और तीनों बार सिंगल चाइल्ड, तीनों बार सिंगल हुए। एक बार जुड़वा हो गए, फिर सिंगल हुआ, सदस्यता है। एक बार जुड़वा है, दूसरी बार भी जुड़वा है, सदस्यता है। एक बार जुड़वा है और उसके बाद फिर एक बार सिंगल है, फिर और एक बार सिंगल है या डबल है, जो भी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जुड़वा संतान वालों पर यह लागू नहीं है। चुनाव जीतने के बाद तीसरी संतान निरस्त, तीसरी संतान है पहले से निरस्त, 2 से अधिक संतान है निरस्त। शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। SC/ST महिला 8वीं पास होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को 8वीं पास होना अनिवार्य है और अन्य के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, कार्यकाल के विषय में बात करते हैं। पंचायतों का कार्यकाल आप जान ही रहे हैं, 5 वर्ष होता है। विघटन अगर हो जाए पंचायतों का तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। 5 वर्ष अगर कार्यकाल खत्म हो गया है तो 6 माह के अंदर चुनाव, विघटन हो गया तो 6 माह के अंदर। इसके अलावा और क्या आधार है किसी की सदस्यता खत्म होने के? एक तो आधार 5 साल तक उसका सदस्यता चलेगी, 5 साल का कार्यकाल होता है क्योंकि। इसके अलावा अगर पदाधिकारी की मृत्यु हो गई तो उसका कार्यकाल वैसे ही खत्म हो गया। तो पदाधिकारी मृत्यु हो गई तो फिर अब कहां से आएगा? त्याग पत्र, तो वो त्याग पत्र दे दे। तीसरी चीज, राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए उसे, पदाधिकारी को, पंचायत में पदाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए असंवैधानिक कार्य के चलते। या फिर चौथा आधार है अविश्वास प्रस्ताव ले आया जाए। मैं बता रहा था आपको, पंचायतों के अंतर्गत पद ग्रहण करने के 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जो कि 2/3 बहुमत जिसमें आवश्यक होता है। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें पंचायती राज के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा मैं सारे के सारे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट पंचायती राज के 243 कौशल तक हैं वो मैं यहां पर आपको ये मेंशन, ये देख लीजिए एक बार। और उसके बाद यहां पे निर्वाचन आयोग पे मैं चलता हूं। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयुक्त जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग जैसे केंद्र में CC होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, आर्टिकल 324 से 329 तक प्रावधान है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह ही जैसे वो पद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष, वैसे ही राज्य में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका पद है राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। निर्वाचन आयुक्त जो है राज्यपाल नियुक्त होता है। इसके कार्यकाल और सेवा शर्तें जो हैं वो विधानमंडल में विधि द्वारा निर्मित की जाती हैं।
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। कार्य क्या होता है इसका? मतदाता सूची बनाना और चुनाव का संचालन करना। 243 की ये लाया क्यों गया राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान? 243 अणो 243 ओ में ये लिखा गया है कि न्यायालय पंचायती चुनाव के निर्वाचन में हस्तक्षेप न करे। मतलब न्यायालय हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले उत्तराखंड के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दुर्गेश जोशी और वर्तमान में है दुर्गेश जोशी, दुर्गेश नाई नहीं, दुर्गेश जोशी, और वर्तमान में है सुशील कुमार। राज्य वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पंचायती राज में वित्त का निरीक्षण बहुत जरूरी है। निरीक्षण नहीं मतलब इन द सेंस समीक्षा, कि पंचायतों में पैसा है नहीं है, किस मद में कितना पैसा चाहिए, उस किसी एक विकास योजना के लिए उतने पैसे की जरूरत थी, उस मद में उतना पैसा ही नहीं है। तो राज्य वित्त आयोग का काम है पंचायतों की वित्तीय स्थिति देखना, कि पंचायतों में पैसा है नहीं है, ये सब देखना। और राज्यपाल को ये कंपलसरी है कि वो हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करे। उत्तराखंड में अभी 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, 2001 से आप काउंट कर लीजिए। पहला वित्त आयोग आर के दर अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे आर के दर जी और वर्तमान में एन रविशंकर। 6ठा वित्त आयोग एन रविशंकर। 243 आई में प्रावधान है राज्य वित्त आयोग का 5 वर्ष का होता है। अनिवार्य रूप से राज्यपाल को यह गठित करना पड़ता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, और यह समीक्षा रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसे सदन में प्रस्तुत करता है। अगला एक काम लेखा परीक्षण। ये 3 इंपॉर्टेंट काम है पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए: निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण वही चीज है कि पंचायतों में ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान और वीडीओ, खंड स्तर पर बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर पर चेयरमैन और जिला विकास अधिकारी, जिला स्तर पर अध्यक्ष, चेयरमैन, और सरकारी आदमी जो होगा वो होगा जिला विकास अधिकारी। इन तीनों स्तरों पे जो ये वित्तीय स्थिति का कार्य किया गया है, अलग अलग मतों में काम किया गया है, मत्स्य निर्माण किया गया, वानिकी कार्य किया गया, जो भी किया गया उसमें लेखा जोखा जो भी किया गया, मतलब मत्स्य निर्माण के लिए जो टैंक बनाया वो प्रॉपर, अगर उसका 3 लाख का वो बजट था तो 3 लाख का काम हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसमें गोलमोल पैसा खा लिया गया, तो उसके लिए है लेखा परीक्षण का कार्य। 243 जे के अंतर्गत ये आता है। और इस तरह 73वें संविधान संशोधन को हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।